गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी कक्षा बीए सेकेंड ईयर के लिए है और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली कक्षाओं में बीए सेकेंड ईयर में आपकी फर्स्ट यूनिट में ब्रिटेन का संविधान आपको पढ़ा है स्पष्ट रूप से। उसमें ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं, राजा, राजमुकुट और ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री का पद, उसी प्रकार से अभी समय और प्रधानमंत्री के साथ साथ ही मंत्रिमंडल, उसके कार्य, ये सब आपको ब्रिटेन के संविधान में हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया। उसी प्रकार से सेकेंड यूनिट में अमेरिका के संविधान में आपको अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट रूप से समझाई और इसके साथ साथ ही अमेरिका में जो राष्ट्रपति का जो उसके पद, उसकी शक्तियां हैं, उसके कार्य, ये सब स्पष्ट रूप से बताए। उसी प्रकार से अमेरिकी जो है संसद में, कांग्रेस में जो है सीनेट, प्रतिनिधि सभा, इनका कार्यकाल, संगठन, शक्तियां, ये सब स्पष्ट रूप से बताया। इसी प्रकार से जो है अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, तो ये सेकेंड यूनिट में आपको पिछली कक्षाओं में बताया है। और आप जो है आज जो है आपका बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट पेपर में आपकी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में आपके 3 संविधान है, जापान का, चीन का और स्विट्जरलैंड का संविधान। तो देखिए आज आपका टॉपिक है जापान का संविधान। आपकी थर्ड यूनिट चल रही है बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में, फर्स्ट पेपर चल रहा है। तो देखिए इसमें आपके जो है जापान का संविधान थर्ड यूनिट है आपकी। थर्ड यूनिट में जापान का संविधान, तो देखिए जापान का संविधान, तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। और जापान के संविधान में हम देखते हैं कि वहां पर सामंतवादी शासन व्यवस्था पहले जो है प्रारंभ थी और सामंतवादी शासन व्यवस्था में वहां पर सामंतशाही के तहत जो है सम्राट का शासन चल रहा था और आज भी वहां पर सम्राट जो है शासन कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जापान में जो है कि शासन की परंपरा सामंतवादी व्यवस्था से ही जो है अस्तित्व में आई। और किस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में जो है 1600 ईस्वी में हम देखते हैं कि सामंतों के एक गुट के नेता योरितोमा, सामंतों के एक गुट के नेता, सामंतों के एक गुट के नेता योरितोमा, एक गुट के नेता योरितोमा ने सम्राट को अपने प्रभुत्व में, लिया, सम्राट को अपने प्रभुत्व में लिया और इस प्रकार से एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना हुई। तो देखिए लिया और एक केंद्रीय सरकार की स्थापना वहां की गई, एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। तो देखिए हम देखते हैं कि योरितोमा ने जो है किस प्रकार वहां पर सम्राट को अपने प्रभुत्व में लिया। लेकिन हम देखते हैं कि योरितोमा ने अपनी उपाधि शोगुन को, तो देखिए बाद में योरितोमा ने
बाद में योरितोमा ने अपनी उपाधि जो है योरितोमा ने अपनी उपाधि शोगुन नामक एक संस्था को शोगुन नामक एक संस्था को दे दी और शोगुन के रूप में शासन कार्य किया। शोगुन के रूप में शासन कार्य किया। शोगुन के रूप में शासन कार्य किया। तो देखिए, अब योरितोमा तथा उसके वंश के उत्तराधिकारी जो है योरितोमा तथा उसके वंश के उत्तराधिकारी जो है शोगुन के रूप में 1600 ईस्वी तक शासन करते रहे। तो देखिए, इस प्रकार से योरितोमा जो है वहां पर सम्राट था, लेकिन बाद में लोगों ने जो है उसकी शक्ति को जो चैलेंज किया और उसकी शक्ति को जो है उसका जन विरोध उसे झेलना पड़ा। तो सम्राट को जो है पदच्युत नहीं किया गया, बल्कि शोगुन नामक संस्था के नाम से वो शासन कार्य करने लगा योरितोमा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जापान में उसके वंश के उत्तराधिकारी भी जो है शोगुन नामक एक संस्था के रूप में वहां पर कार्य करते रहे। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में जो है 1600 ईस्वी तक शोगुन के रूप में योरितोमा के उत्तराधिकारियों ने शासन किया, लेकिन शोगुन के पद की समाप्ति के बाद में वहां पर जो है किस प्रकार, तो देखिए, शोगुन के पद की समाप्ति के बाद में शोगुन के पद की समाप्ति के बाद हम देखते हैं समाप्ति के बाद वहां पर शासन की पुनर्स्थापना की गई। शासन की पुनर्स्थापना की गई और इस प्रकार एक अस्थायी शासन की स्थापना सरकार ने शासन की स्थापना की गई। अस्थायी शासन की स्थापना की गई। लेकिन देखिए, फिर वहां पर जो है एक नए संविधान को लागू किया गया। तो देखिए, वहां पर
21 अक्टूबर 1881 को सम्राट ने जो है नई घोषणा की, और किस प्रकार वहां पर देखते हैं 11 फरवरी 1889 को, 11 फरवरी 1889 को एक 11 फरवरी 1889 को 11 फरवरी 1889 को एक नया संविधान लागू किया गया, एक नया संविधान लागू किया गया, जिसे मेजी संविधान कहा गया। तो देखिए जापान में जो सामंतवादी शासन का किस प्रकार से पतन हुआ और उसके फलस्वरूप वहां पर सम्राट का जो पद था वो शोगुन नामक संस्थान ने लिया, और शोगुन के पद की समाप्ति के बाद में शासन की पुनर्स्थापना की गई, और इस प्रकार अस्थायी शासन वहां पर चला। लेकिन शासन में परिवर्तन हुआ और 11 फरवरी 1889 को एक नए संविधान को वहां पर लागू किया गया, क्योंकि सम्राट की शक्तियां जो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और जन आकांक्षाओं के बिल्कुल विरुद्ध थी। तो इसलिए शासन को जन आकांक्षाओं के बिल्कुल समानांतर चलाने के लिए, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और सम्राट की जो शक्ति है उस शक्ति को दबाने के लिए वहां पर एक नए संविधान को लागू किया गया, जिसे हम मेजी संविधान कहते हैं। तो देखिए जापान में एक नए संविधान की स्थापना हुई, जिसे हम मेजी संविधान के नाम से जानते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि जापान का जो वर्तमान संविधान है वो वर्तमान संविधान किस प्रकार से जो है अस्तित्व में आया। तो देखिए ये आपने भी समझा जापान के संविधान की पृष्ठभूमि कि किस प्रकार से जो है संविधान का निर्माण किया गया और किस प्रकार वहां आज भी जो है सम्राट का पद वहां मौजूद है। तो देखिए जापान का वर्तमान संविधान जापान का वर्तमान संविधान जापान का वर्तमान संविधान। तो देखिए जापान का वर्तमान संविधान जो है वर्तमान संविधान के प्रारूप को जापान के वर्तमान संविधान जापान के वर्तमान संविधान के प्रारूप जापान के वर्तमान संविधान के प्रारूप को डायट ने 7 अक्टूबर 1946 को पारित किया। 7 अक्टूबर 1946 को पारित किया तथा 3 नवंबर 1946 को 3 नवंबर 1946 को सम्राट ने
इस पर हस्ताक्षर किए। सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर किए, इस पर हस्ताक्षर किए। और 3 मई 1947 को 3 मई 1947 को इसे लागू किया गया, इसे लागू किया गया, लागू किया गया। तो देखिए, इसे सामान्यतः 1946 का जापानी संविधान, इसे सामान्यतः 1946 का 1946 का जापानी संविधान कहा गया, जापानी संविधान कहा जाता है। 1946 का जापानी संविधान कहा जाता है, कहा जाता है तथा कहा जाता है किंतु सम्राट हिरोहितो, सम्राट हिरोहितो, सम्राट हिरोहितो, गलत हो गया, सम्राट हिरोहितो, सम्राट हिरोहितो की मृत्यु के बाद, सम्राट हिरोहितो की मृत्यु के बाद जापानी जनता इसे शोवा संविधान भी कहती है, इसे शोवा संविधान भी कहती है, शोवा संविधान भी कहती है। देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार जापानी संविधान का जब पृष्ठभूमि हम देखते हैं किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया, तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया है, किस प्रकार से जापान में पहले सामंती शासन था, किस प्रकार वहां पर सम्राट का जो शासन है वो शोगुन नामक संस्था ने लिया, फिर शोगुन नामक संस्था के बाद में मेजी संविधान की स्थापना हुई, फिर उसके बाद में डाइट ने 1946 में नए संविधान का प्रारूप तैयार किया और इसे जो है 1947 में इसे लागू किया गया और इसे 1946 का जापानी संविधान भी कहा जाता है। किंतु सम्राट हिरोहितो की मृत्यु के बाद में जनता ने इसे शोवा संविधान भी इसे कहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में जो जापान का संविधान है उसे हम शोवा संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जापान के संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, जापानी संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात हम करते हैं कि जापान के संविधान की प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार। तो देखिए, जापान के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो देखिए जापान के संविधान की विशेषताएं, जापान के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जापान के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला पॉइंट है महान
संकल्पों की प्रस्तावना। तो देखिए, महान संकल्पों की प्रस्तावना पहला पॉइंट है विशेषता का। महान संकल्पों की प्रस्तावना। कि जापानी संविधान में किस प्रकार से जो है लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श रखा गया है, और लोक कल्याणकारी राज्य जो है किस प्रकार व्यक्ति के कल्याण के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उसे करने होते हैं, और इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ये सारे अवसर जो है व्यक्ति को राज्य उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य का महान आदर्श जो है इस संविधान में रखा गया है, जो कि हम देखते हैं किस प्रकार से एक बहुत ही कल्याणकारी आदर्श है। अगला है लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। तो देखिए, लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। तो देखिए, जापान के संविधान में अगली विशेषता है लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। तो देखिए, जापान के संविधान में जापान के संविधान में 11 अनुच्छेद 11 अध्याय कुल 11 अध्याय तथा जापान के संविधान में एक प्रस्तावना 11 अध्याय तथा 103 अनुच्छेद है। 11 अध्याय तथा 103 अनुच्छेद है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जापान का संविधान भारत अमेरिका की तरह ही एक लिखित संविधान है, लेकिन जो है इसका आकार छोटा है। तो देखिए, इस प्रकार से ये संविधान अन्य संविधानों की तरह लिखित है, लेकिन अमेरिका की तरह ये बिल्कुल संक्षिप्त संविधान नहीं है। इस संविधान में एक प्रस्तावना है, 11 अध्याय हैं तथा 103 अनुच्छेद हैं। अगला है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। तो देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित जो है संविधान है। तो अगली विशेषता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। तो हम देखते हैं कि जापान में राजसत्ता का राजसत्ता का जो है स्रोत जनता है। जापान में राजसत्ता का स्रोत जनता है।
जापान में राजसत्ता का स्रोत जनता है तथा संविधान ने, देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता को संविधान ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता को संविधान ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता को स्वीकारा है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता को स्वीकारा है। अर्थात संपूर्ण शासन व्यवस्था का आधार स्वीकारा है, प्रभुसत्ता को स्वीकारा है। अर्थात संपूर्ण शासन व्यवस्था का आधार, संपूर्ण शासन व्यवस्था का आधार जन इच्छा है, जन इच्छा है। तो देखिए, संपूर्ण शासन का आधार क्या है? जन इच्छा है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन फिर भी उसका आधार जो है जनता है। तो इसलिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित सिद्धांत है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। तो देखिए, संविधान की सर्वोच्चता वहां भी देखने को मिलती है कि जापान में संविधान सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता, तो जापान में संविधान सर्वोच्च है। और किस प्रकार हम देखते हैं कि जापान के संविधान में जापान की संपूर्ण शासन व्यवस्था का जो संचालन है, जापान की संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन, संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था का संचालन संविधान द्वारा स्थापित संविधान द्वारा स्थापित कानून की मर्यादा के अंतर्गत, संविधान द्वारा स्थापित कानून की मर्यादा के अंतर्गत होता है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जापान में संविधान सर्वोच्च है और संपूर्ण शासन व्यवस्था का आधार जो है संविधान द्वारा स्थापित कानून की मर्यादा के अंतर्गत ही होता है। तो इस प्रकार जापान के संविधान में हम देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता वहां पर देखने को मिलती है। अगला है युद्ध का त्याग। तो देखिए, जापान में जो है सबसे जो है इसकी विशेषता हम देखते हैं कि युद्ध का त्याग। अगला है युद्ध का त्याग। तो देखिए, जापानी संविधान की सबसे आकर्षक विशेषता है, सबसे आकर्षक विशेषता है कि संविधान आकर्षक विशेषता है कि उसका युद्ध का त्याग। तो देखिए, जापानी संविधान ने शांति को प्रमुख माना है और शांति को प्रमुख मानकर ही उसने युद्ध के त्याग पर महत्वपूर्ण बल दिया है। तो देखिए, इस प्रकार से जापानी संविधान ने युद्ध के परित्याग पर महत्वपूर्ण बल दिया है और शांति की ओर जो है उसने कदम बढ़ाया है। तो इस प्रकार जापानी संविधान की हमने जो ये विशेषता रहेगी युद्ध का त्याग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है
जिसे अन्य संविधानों से बिल्कुल अलग करती है कि जापानी संविधान ने युद्ध के त्याग पर जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बल दिया है।